कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, बहुत प्यारा चैप्टर और बहुत ज़्यादा टेक्निकल चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। देखिए, एक चीज़ तो समझना होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि सबसे पहले आपको समझना ये है कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, और फिर आपको वर्ड आगे सामने दिख रहा है कॉस्ट। पहले मेरे को एक बात बताइए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्या हम लोग को पैसा फ्री में अवेलेबल है? पैसा तो फ्री में अवेलेबल होता नहीं है। पैसा फ्री में अवेलेबल है क्या? तो नो मनी इज फ्री। फ्री में कुछ भी पैसा अवेलेबल नहीं है। या तो पैसा आप क्या करते हैं, जो मनी है, अगर आप समझेंगे ऐसे, नो मनी इज फ्री, तो आपको अगर पैसा चाहिए तो दो तरह का सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। पहला सोर्स ये हो सकता है कि आप पैसा को किसी से बोरो करें। ये हो सकता है कि नहीं? पैसा क्या करें, किसी से आप बोरोड करें, है ना? तो जब पैसा आप किसी से बोरोड करेंगे तो बताइए, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा। जो आप पेमेंट करेंगे उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट आप जो पे करने वाले हैं उसी को कहा गया आपका कॉस्ट। और क्या चीज़ का कॉस्ट? वो पैसा को उठाने के लिए, उस पैसा को मांगने के लिए, जो पैसा आप मांगे उसको हम लोग बोले कैपिटल। हम लोग क्या बोले सर? वो कैपिटल क्यों बोले? बिकॉज वो जनरली जो पैसा मांगा गया है बिजनेस में यूज किया जाएगा। आपको अपना घर बाड़ी खरीदने के लिए पैसा तो यूज नहीं करेंगे, उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो उस पैसा को आप बोरो किए हैं ताकि आप बिजनेस में लगाए, तो बिजनेस में जो लगाते हैं उसको कैपिटल बोला जाता है। और जो उस पैसा को जो आप मांगे उसको कैपिटल बोला जाता है। और उस कैपिटल को मांगने के लिए जो आप पेमेंट करेंगे, जब क्या करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। यानी कि हम लोग यहाँ क्या बात करने वाले हैं, जो आप पैसा मांग रहे हैं, जो आप पैसा मांग रहे हैं और उस मांगने के ऊपर जो आपका कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, जो आपका चार्जेस इनकर्ड हो रहा है, उस चार्जेस को बोलते हैं कॉस्ट। यानी कि इस चैप्टर का नाम पड़ गया इसके वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो आप पैसा मांग रहे हैं उसके ऊपर जो भी आप पेमेंट करने वाले हैं, दैट इज द कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सर अभी तो आप बोले कि दो तरीका से पैसा आप यूज कर सकते हैं। हाँ, एक आप पैसा मांग कर, दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके पास अपना पैसा पड़ा हुआ हो, वो पैसा भी तो आप यूज कर सकते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। तो उसको बोलते हैं ओन्ड फंड। क्या बोलते हैं? ओन्ड फंड। तो सर अब एक बात बताइए, बोरो तो समझ में आ रहा है कि किसी से हम पैसा मांगे और बिजनेस में लगा दिए, तो किसी से जो पैसा मांगे हैं उसको पेमेंट करने का जो एक्सपेंसेस आपके ऊपर आ रहा है उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। बट जब अपना पैसा हम लगा रहे हैं तो इसमें कहां से कोई कॉस्ट आ रहा है? अरे आप समझे नहीं। आप अपना पैसा बिजनेस में लगा दिए तो कुछ किसी को देना पड़ा क्या? तो काहेगा कॉस्ट? तो फिर इसमें कॉस्ट नहीं होगा क्या? हाँ होगा, इसमें भी कॉस्ट होगा। सर तो इसमें क्या कॉस्ट है? इसमें पता है क्या कॉस्ट है? इसमें वो कॉस्ट है जो आप अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इंटरेस्ट फॉरगोन, यानी कि वो पैसा को आप बैंक में रखते तो, उस पैसा को एफडी कराते तो, उस पैसा का कुछ ना कुछ करते ना, बट उस पैसा को वहां ना रखकर आप पैसा कहाँ लगा दिए? बिजनेस में लगा दिए। तो इंटरेस्ट गया कि नहीं गया? तो जो इंटरेस्ट गया ना उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। यानी इंटरेस्ट फॉरगोन इज नोन एज कॉस्ट इन द केस ऑफ ओन्ड फंड। ओन फंड के केस में जो इंटरेस्ट आपको नहीं मिला वही आपको कॉस्ट होगा। अरे समझ ही नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा फीस कितना होगा, एग्जाम्पल है, तो आप बोलेंगे सर आप मेहनत थोड़ी कर रहे हैं, आप ही का तो बिजनेस है, तो आई मीन सैलरी कितना होगा, मेरे को बिजनेस मेरा कितना सैलरी दे, तो आप बोलेंगे आप ही का तो बिजनेस है, सैलरी का है का? अरे अगर हम ये कहीं और पढ़ाते या फिर कहीं और काम करते तो मेरे को वहां से सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता? वो सैलरी ना मिलना ही मेरा यहाँ का सैलरी है, वही मेरा सैलरी होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो इंटरेस्ट यहां पर आप फॉरगोन कर रहे हैं, इट मीन्स कि जो इंटरेस्ट फॉरगोन कर रहे हैं वही आपका यहां पर क्या होगा? कॉस्ट लेगा, यानी इंटरेस्ट फॉरगोन। तो भैया कुछ भी पैसा फ्री में नहीं है। आप जो पैसा किसी से मांग रहे हैं उसका भी कॉस्ट होता है,
अब अपना जो पैसा लगा रहे हैं उसका भी कॉस्ट होता है, एफएम ये बोलता है, बट हम लोग आम चाल के भाषा में पैसा मांग रहे हैं वो कॉस्ट है। अपना पैसा लगा रहे हैं तो कॉस्ट नहीं है क्या, वो भी कॉस्ट है भैया, क्योंकि कुछ और काम आप इंटरेस्ट वगैरह मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, उसी कॉस्ट के ऊपर चर्चा ही करने वाले हैं कि वो कॉस्ट क्या है क्या नहीं है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह का कॉस्ट हो सकते हैं। समझ में आया क्या? तो सबसे पहले आपको इतना बेसिक बात समझ में आ गया। अब आगे हम लोग करते हैं शुरुआत लिखने का। चलिए पॉइंट नंबर 1 डाल दीजिए। सबसे पहले आप ये बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि सर कैपिटल क्या होता है। बताइए कैपिटल क्या होता है, दुनिया जानता है कैपिटल क्या होता है? हाँ, जो पैसा लगाते हैं, पर शॉर्ट टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। हम लोग यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म वाला अपने यहाँ पढ़ाई का कोई हिस्सा नहीं है। लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, ठीक है ना। जो हम लोग लॉन्ग टर्म फंड बिजनेस में लगाएंगे उसी को क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। क्लियर है? जो हम लोग बिजनेस में जो पैसा लगाएंगे लॉन्ग टर्म बेसिस पर उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द सोर्सेस, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फंड, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है बताइए। तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फंड, इसके बारे में तो बहुत बड़ा चैप्टर है ना, इसके बारे में तो बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर भी आप बताइए व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फंड, क्या क्या सोर्सेस हो सकता है अभी तो बताए। आप दो तरीका सोर्स पैसा उठा सकते हैं, बोरो करके या तो अपना पैसा लगाकर, है ना, बोरो करके या अपना पैसा लगाकर। तो यानी कि यहाँ पर दो सोर्सेस आप बना सकते हैं, है ना। अब दो सोर्सेस क्या क्या हो सकता है? एक आप बोल सकते हैं बोरोड फंड, और दूसरा क्या बोल सकते हैं? ओन्ड फंड, है ना, बोरोड फंड। और अब जानते हैं बोरोड फंड भी आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि बोरोड फंड भी तीन तरह का होता है। सर बोरोड फंड मतलब क्या? उधारी। आप क्या क्या ले सकते हैं बोरोड फंड मतलब आपका, अगर आप सोचें तो बोरोड फंड कुछ और नहीं, डेट को ही हम लोग यहाँ बोल रहे हैं। डेट ही आपका क्या है? बोरोड फंड है। हम लोग यहाँ नॉर्मल छोटा लेवल का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बड़ा लेवल का बात कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर बैंक लोन भी तो आपका बोरोड फंड है, छोटा बुद्धि नहीं। बैंक से आप कितना लोन ले लेंगे? आप बड़ा बिजनेस फाइनेंस का बात कर रहे हैं, कंपनी है, छोटा मोटा कंपनी को चलाने की बात नहीं कर रहे हैं, आप कितना बड़ा ह्यूज कंपनी को बात कर रहे हैं। तो ह्यूज कंपनियां जो होंगी, जो बड़े बड़े कंपनियां होंगी, बैंक से लोन लेकर अपना काम नहीं चला पाएंगी। बैंक का उतना शक्ति ही नहीं है। बैंक जो लोन देता है 20 30 40 साल के लिए लोन नहीं देता है, अधिक से अधिक 5 साल का देगा, शॉर्ट टर्म 6 साल के लिए देगा, 7 साल के लिए देगा, चलो 10 साल के लिए देगा। वो लोग मीडियम टर्म लोन देता है। लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन कहां से मिलेगा मेरे को? एक ही ऑप्शन बच जाता है, डेट बन सकता है, डिवेंचर बन सकता है, टर्म लोन बन सकता है। टर्म लोन, टर्म लोन मतलब बैंक लोन देता है बट वो टर्म्स होता है इसमें, कितना दिन के लिए? 20 साल 25 साल के लिए। नॉर्मल बैंक लोन और टर्म लोन में अंतर है। तो यहां पर बोरोड फंड में कितने सारे सोर्सेस हो सकते हैं बताइए? इसमें भी कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं। सबसे पहला आप बताइए क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, पहला आप डिवेंचर बोलेंगे, है ना। डिवेंचर सर क्या क्या होता है पता है ना? डिवेंचर पब्लिक से जो हम लोग पैसा उठाते हैं तो उसको डिवेंचर बोलते हैं। फिर कभी कभी हम लोग बॉन्ड्स वगैरह क्या करते हैं? इशू कर देते हैं। ये बॉन्ड्स वगैरह कौन खरीदता है? ये भी कंपनी खरीद, आई मीन कोई कॉर्पोरेट लेवल का कंपनी खरीदता है आपका बॉन्ड्स। मतलब ये पब्लिक नहीं देता, ये कौन देता है? मे बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये पैसा को आपको देते हैं। नहीं समझ में आया? या फिर गवर्नमेंट भी आपका बॉन्ड्स ले लेता है कभी कभी। और तीसरा केस आपका डाल सकते हैं टर्म लोन। तो तीन तरह से आप यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आप पैसा उठा सकते हैं। छोटा बुद्धि का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, बड़ा बुद्धि, एकदम बड़ा बड़ा बुद्धि लगाइए। तो डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एंड टर्म लोन्स आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बोरोड फंड का सोर्स हो जाएगा। अब सर ओनर फंड का भी कुछ सोर्स होता है, समझ में आया? ओनर फंड का भी कुछ सोर्स होता है, आप पढ़े होंगे 11 में। ओनर फंड का भी कुछ सोर्स होता है, बता सकते हैं क्या? सबसे पहला सोर्स तो आपका इक्विटी हो गया ना, याद आ रहा है क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा सोर्स क्या हो जाएगा बताइए? दूसरा सोर्स क्या हो जाएगा बताइए? इक्विटी के बाद बताइए, सही आएगा।
प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा सोर्स ये हो गया, यानी कि आप बोलते हैं ना मालिक पब्लिक को कि भैया तुम मेरे यहाँ मालिक बन जाओ, तो मालिक बन गया। तो दो तरीका से मालिक बन सकते हैं आप, इक्विटी और, दोनों में अंतर हो तो होता ही है, आप पढ़े हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस में। एक और होता है जो इक्विटी का ही पैसा होता है बट उसको हम लोग रिटेन करके रिजर्व करके रखे हुए रहते हैं और उसको इमरजेंसी के टाइम पे यूज करते हैं, इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, रिजर्व्स। तो वो भी आपका तो कॉस्ट, वो भी आपका फंड में ही तो आया। एग्जाम्पल के तौर पे एक आपका पैसा था जो सैलरी मिला, आप बिजनेस में यूज कर दिए। एक पैसा वो भी तो है जो अपना सेविंग्स में बना कर रखे हुए थे और उसको आप यूज कर रहे हैं, वो भी तो आपका सोर्स में आ जाएगा। हाँ, ओनर का ही फंड था वो। तो ओनर के फंड में भी तीन कैटेगरीज आ गया, प्रेफरेंस आ गया, इक्विटी आ गया, और आप बताइए एक और, रिटेन्ड अर्निंग रिजर्व्स वगैरह आ गया। ठीक है ना। तो ये तीन सोर्सेस है। हालांकि इसके ऊपर हम लोग काफी ज्यादा थ्योरेटिकल बातें फ्यूचर में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सोर्स ऑफ फंड बोलकर आपका एक क्या है, चैप्टर ही है। आप बात को कुछ ज्यादा सीरियस ले लिए, आप बात को कुछ ज्यादा सीरियस ले लिए, लिख ही नहीं रहे। हमको लगा कुछ ज्यादा सीरियस ले लिए कि छोड़ो मिल ही जाएगा तो क्या लिखे। लिखने से क्या होता है, याद हो जाएगा। तो बात समझ में आया क्या यहाँ तक। तो आपको हम ये बताएं कि कैपिटल क्या होता है और आपको ये बताया गया कि कैपिटल का सोर्स क्या होता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट डालिएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या डालिएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। पढ़े हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी कंपनी में जाके देखिएगा तो क्या कंपनी में सिर्फ आपको इक्विटी दिखेगा कि इक्विटी के साथ साथ डेट भी दिखेगा। जो उसका टोटल कैपिटल होगा, क्या होगा बताइए। तो सिर्फ कैपिटल में इक्विटी तो होगा नहीं, इक्विटी के साथ साथ क्या होगा, डेट भी होगा। अरे समझे नहीं। अगर हम बात करें कि इक्विटी इतना कंपनी में है, डेट इतना कंपनी में है, या प्रेफरेंस भी वो लेके बैठा हुआ है, तो जितना भी आपका बिजनेस में कैपिटल दिख रहा है, दिस ऑल्स आर कॉम्पोजिशंस। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉम्पोजिशंस बोलते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाट, कैपिटल का। ठीक है ना। तो कंपनी में खाली एक ही सोर्स से पैसा उठाया नहीं जाता, कई सारे सोर्सेस से भी उठाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही सोर्स से पैसा उठाएं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल, यानी कंपनी में आपका कितना कैपिटल है, फर्म में बिजनेस में आपका कितना कैपिटल है, कहाँ कहाँ सोर्स से पैसा आया है, इसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे कि हम पूछे कि बताइए रिलायंस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बताइए, तो आप बता रहे हैं कि सर रिलायंस में ना 100 लाख का इक्विटी है और 50 का डेट है, प्रेफरेंस वेफरेंस नहीं है। तो 100 और 50 जो बता रहे हैं, ये आप मेरे को क्या बता रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बता रहे हैं। और कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल, कितना कैपिटल में कितना डेट है, कितना इक्विटी है। हो सकता है कि 100 लाख का उसका कैपिटल है, उसमें 60% का इक्विटी है और 40% का क्या है, डेट है। तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ नहीं, क्या होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल होता है इन अ बिजनेस। समझ में आया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी का कैपिटल पूछ रहे हैं, ठीक है, आप ओवरऑल पूछ रहे हैं। किसी का कैपिटल पूछ रहे हैं तो आप ये 100 के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी का कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बोलना चाह रहे हैं कि भैया बताओ इक्विटी कितना है, डेट कितना है और प्रेफरेंस कितना है। सो दोनों में अंतर समझ में आया, कैपिटल में क्या अंतर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है दोनों में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द, क्या बताया आपको, कॉम्पोजिशन ऑफ, जी, composition of capital of a company from different source। समझ में आया क्या। तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया। तो कैपिटल का मीनिंग समझ में आया, कहाँ कहाँ से सोर्सेस हो सकता है,
वो सोर्सेज को अगर किसी कंपनी का हमको पता करना है कि बताओ इस कंपनी का कितना कैपिटल और कहाँ कहाँ से सोर्स है, तो उसके लिए एक टर्म बना दिया गया कैपिटल स्ट्रक्चर। अब लास्ट टर्म जो आपका आता है वो जानने लायक था आपका कि सर क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी समझाए भी थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? एडिशनल अमाउंट इनकर्ड, क्या अगर 100 टका उठाए हैं मार्केट से, 100 तो देना पड़ेगा, ये दुनिया जानता है। जो एडिशनल अमाउंट जो इनकर्ड हुआ उस पैसा को उठाने के लिए, जो भी एडिशनल अमाउंट इनकर्ड हुआ 100 को उठाने के लिए, देना तो 100 है, ये दुनिया जानता है, उसको उठाए ना, तो उसको उठाने के लिए आपको कई सारा पैसा देना पड़ सकता है। एडिशनल अमाउंट कई सारा देना पड़ सकता है। जैसे कि सर, जैसे कि सबसे पहला तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब पैसा उठा रहे हैं तो क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओनर फंड से पैसा मांग रहे हैं, ओनर फंड से पैसा मांग रहे हैं तो डिविडेंड देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा। तो अपना ही तो पैसा है सो क्यों दे? अरे वो पैसा आपको दिया, वो आपको नहीं दिया रहता तो कहीं बैंक में रखा रहता है, बैंक में रखा तो उसका इंटरेस्ट फॉरगॉन हुआ कि नहीं हुआ? तो इंटरेस्ट फॉरगॉन हुआ तो आपको देना पड़ेगा कि नहीं? कुछ देना पड़ेगा, तो नहीं तो पैसा ही नहीं देगा आपको। तो सर अगर आप बोरोड फंड से उठा रहे हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप ओनर फंड से उठा रहे हैं तो डिविडेंड देना पड़ेगा, ये तो एडिशनल अमाउंट देना ही पड़ेगा। हो सकता है कि पैसा उठा रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है, दलाल वलाल को पकड़े आप, तो उसको फ्लोटेशन कॉस्ट देना पड़ेगा। पैसा उठाने के लिए आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं ना, तो फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा? फ्लोटेशन कॉस्ट, शेयर इशू एक्सपेंसेस, नहीं समझ में आ रहा है? तो वो सब जो चार्जेस वगैरह जो आपको पे करना पड़ रहा है, क्यों पे करना पड़ रहा है? सब उठाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जो देंगे वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या? नहीं भैया, आप इंटरेस्ट तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल साफ साफ सीधा सीधा दिख रहा है। उठाने के लिए जो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट लग रहा है वो भी कॉस्ट का हिस्सा है, वो भी कॉस्ट में आएगा। यहां तक कि 100 रुपया मार्केट से उठाएं और उस 100 रुपया उठाए ना, अगला व्यक्ति बोल रहा है कि हम 100 रुपया देने के लिए रेडी हैं, हमने दो, बोला कि नहीं, जब लौटाओगे तो बोलो मेरे को 120 रुपया दोगे, हम ले लें। 100 को उठाने के लिए मेरे को 20 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। वो बोल रहा है मेरे को 100 रुपया हम देने के लिए रेडी है, बट तुम प्रॉमिस करो कि जब तुम मेरे को लौटाओगे, जो टाइम हम दे रहे हैं उस पर तुम 100 रुपया नहीं दोगे मेरे को, कितना दोगे? तो हमने लो, ये भी एक कॉस्ट है। जो भी एडिशनल अमाउंट जा रहा है उठाने के लिए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी भी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? लिख लीजिए, द एडिशनल अमाउंट incurred to किस लिए सर? to procure the capital, to procure the capital in the form of interest, dividend, बिल्कुल, फ्लोटेशन कॉस्ट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डाल दीजिए ना खाली, प्रीमियम ऑन, अरे बाद में जो पैसा ज्यादा लौटाते हैं उसी को तो बोलते हैं ना प्रीमियम रिडेम्पशन। हाँ सर, और हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी एक आता है अपॉर्चुनिटी, ये थोड़ा देर बाद समझ में आ जाएगा, बट अभी लिख लीजिए अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब साफ साफ है कि सर जो भी एडिशनल अमाउंट हम इनकर्ड कर रहे हैं, जो भी क्या कर रहे हैं, एडिशनल अमाउंट इनकर्ड कर रहे हैं टू प्रोक्योर द कैपिटल इज नोन एज cost of capital, such as dividend, interest, flotation cost, premium on redemption, flotation, opportunity interest cost। सर अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट क्या होता है, थोड़ा देर के लिए समझ लें। अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट की मतलब वो इंटरेस्ट फॉरगॉन कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब वो इंटरेस्ट आप क्या कर रहे हैं, फॉरगॉन कर रहे हैं। वो इंटरेस्ट आप जो इसके बजाय ये पे कर रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट बोलते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद आ रहा है तो हम वहां पर रिपीट कर देंगे, अभी ज्यादा समय नहीं दे। हो गया? देखिए
यहां पर आप क्या सीखने वाले हैं बताइए, कि जो एडिशनल कॉस्ट जो लग रहा है वो कितना आएगा। जो एडिशनल कॉस्ट क्या लग रहा है, जो लग रहा है वो कितना कितना आएगा, वो आपको पता करना है। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि खाली हम लोग को पता करना है कि इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह कितना खर्चा हो रहा है वो खाली पता करना है क्या? हाँ, बट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, बट इन द ऐसे नहीं कि जो 4,000 रुपया इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन का 6,000 रुपया, वो इतना रुपया जोड़कर बता दिए 90,000 रुपया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस फॉर्म में होना चाहिए? परसेंटेज के फॉर्म होना चाहिए चैप्टर में। अमाउंट के फॉर्म में नहीं बताना है। आपका दिल बोल रहा है कि हाँ अमाउंट ही तो होगा ना सर, इंटरेस्ट प्रोटेक्शन का सबको जोड़ दो, बता दो सर कितना रुपया हुआ, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इन दिस चैप्टर we calculate cost of capital in the form of परसेंटेज। समझ में आया क्या? तो सर बताइए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सिंपल है, टाइम वैल्यू कर लिए तो बस काम खत्म। अगर टाइम वैल्यू कर लिए हैं तो आपका काम खत्म। इतना कुछ हो गया तो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, basis of calculation। Simple, to calculate COC, और डिमेंड COC, COC गेम भी है ना? कौन सा COC? क्लास ऑफ क्या था? क्लास ऑफ क्लैन, जो भी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बात हो रहा है। टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल COC वी यूज, याद है? एक फॉर्मूला दिया गया था आपको, अरे फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला बोल लीजिए या फिर जो भी बोलना है बोल लीजिए। ये इक्वेशन वगैरह को आप यूज करेंगे। ये जो फॉर्मूला है इसी को क्या करेंगे आप? यूज करेंगे। मतलब सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं? देखिए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें जो छिपा हुआ, मतलब आप समझिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर इस फॉर्मूला को समझ गए हैं, पिछले क्लास में तो आपको टाइम ऑफ वैल्यू में बताया गया था। यानी कि कहने का मतलब कि आपका जो रुपया है वो 200 रुपया हो गया है ना? कब कितना रुपया लगाए तो? 100 रुपया लगाए तो, कुछ इंटरेस्ट के साथ। कितना दिन में? मान लीजिए 3 साल में, है ना? 3 साल में आपका पैसा कितना हो गया? 200 रुपया हो गया। ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि सामने वाला बोल रहा है कि हम तुमको 100 रुपया देंगे, पर 3 साल बाद तुमको कितना देना होगा? 200 देना होगा। हम बोले ले, मेरे से 100 रुपया अभी मांग रहा है, अभी दे रहा है, और बोल रहा है 3 साल बाद मेरे को तुम लौटाना है। कितना लौटाना? 200 लौटाना। तो हम दिमाग लगाए कि मेरे को कितना इंटरेस्ट ज्यादा, इस पर इंटरेस्ट कितना बन पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर अगर आई फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा ना कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना मांग रहा था वो। मेरे को सिर्फ इतना ही बताया कि 100 रुपया तुम मेरे को, हम तुमको देने के लिए रेडी हैं, बट तुम 3 साल बाद मेरे को कितना लौटाना? 200 लौटाना। हम बोले डन।
पर समझिए 3 साल बाद मेरे को 200 रुपया लौटाना है तो मेरे को पैसा का व्यवस्था भी तो करना पड़ेगा, तो हमको ये जानना जरूरी है। या फिर हो सकता है कि किसी और से पैसा मांगने गए, वो बोला कि तुम मेरे को 100 रुपया, हम 100 रुपया देने के लिए रेडी हैं, बट हम तुमसे 2.5 साल बाद हम तुमसे कितना रुपया ले लेंगे, तुमसे हम 250 रुपया लेंगे। 2.5 साल बाद कितने रुपया लेंगे? तो दो तरह से फंड आ रहा है, तो मेरे को जानना जरूरी है ना कि इस फंड से पैसा उठाए, किस फंड से पैसा उठाए। अब कैसे बोल सकते हैं? एक बोल रहा है कि 3 साल में 200 देना होगा, एक बोल रहा है 2.5 साल में आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। तो इसके लिए जानना जरूरी है ना कि दोनों में से कौन सा इंटरेस्ट कम है। नहीं समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट कम होगा ना, आप समझ ही नहीं रहे सर। इंटरेस्ट ज्यादा होता है तब तो, जब हमको पैसा लौटाना होता है तो क्या सोचते हैं? कम से कम दे। अच्छा, पैसा लेना होता है तो आदमी का नेचर तो यही है, दुकान में जाते हैं, भैया कम कर दीजिए ना, नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते हैं तो फिर आप अमीर हैं, या बार्गेनिंग करना नहीं आता है, दोनों हो सकता है। और जब सैलरी का बात आता है या फिर इनकम का बात आता है, कबाड़ी वाले को कबाड़ी बेचते हैं, ना ना 5 रुपया और दो, ऐसा थोड़ी है, लोहा लक्कड़ 2 रुपया ज़्यादा महंगा मिल रहा है। झूठ मूठ का बोल देंगे कि वो जो आया था 3 रुपया ज़्यादा लिया था, उस समय तो आप पैसा ज़्यादा कमाते हैं। तो सिंपल सा बात है, जब हम लोग इंटरेस्ट पे करने की कोशिश करते हैं, जो हम लोग उठाए हैं पैसा उसके ऊपर जो हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, जो कॉस्ट पे करेंगे, हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम हो। तो हमको कंपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वाला फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, उसी फॉर्मूला के हेल्प से हम आई निकालने की कोशिश करेंगे। क्या इस फॉर्मूला से आप आई निकाल लेंगे? इस इक्वेशन से निकालना सिखाया गया था इंटरेस्ट वाला, बोलिए। हाँ, जो इंटरेस्ट निकालना सिखाया गया था, तो उससे आप क्या निकाल लेंगे? आई निकाल लेंगे। आई समथिंग आएगा। आई जो समथिंग आएगा ना, यही आई को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ देखिए, ऊपर में हम लिखे थे ना कि जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट। यानी कि सिंपल सा बात है कि इस चैप्टर में आपको क्या सिखाना है, क्या करना है, पूरा का पूरा जो एफ वी और पीवी का जो इक्वेशंस है उसी को घुमाना है। आई निकालने के लिए याद है आपको क्या बताए थे हम? आपको याद होगा, या आई निकालने के लिए क्या किए थे हम लोग? 200 को डिवाइड कर दिए थे 100 से, है ना, और इसके ऊपर पावर डाल दिए थे 1/3, है ना, इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस आई कर दिए थे। फिर ये 1 जो था वो चला गया था, इससे माइनस हो गया था, और इक्वल टू आई। यही तो हुआ था ना? आई ऐसे निकला था कि नहीं निकला था? हाँ, तो बस यही फॉर्मूला है। मतलब कहने का मतलब यही बेस्ड है, फॉर्मूला ये नहीं है, बट इसी बेस से होकर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलता है, यही वाला इक्वेशन को फॉलो करके हुए। बट यहाँ पर इतना आसान है, सब कुछ आपको दिख रहा है, आसान आसान। मतलब कि आज 100 रुपया लिए, क्या कोई फ्लोटेशन कॉस्ट लगा? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या 100 लिए तो 100 ही देना होगा, 200 देना होगा? जरूरी तो नहीं है। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 200 रुपया जो देना है आपको आज से ही चालू हो जाए, 50 50 50 50 50 50 50। नहीं समझ में आ रहा? झमेला समझ रहे हैं? इतना सा झमेला दे सकता है। तो इतना आसान नहीं है। आपको हम बेस बता दिए कि जो भी आप पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, उसका बेस क्या है? यही इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से जो भी आप पढ़ने वाले हैं, इसी इक्वेशन का रूप जो है बड़ा लेवल पर अलग अलग तरीका से बदलता रहेगा। मतलब जड़ क्या है? यही है। और उतना एनालिसिस आपको करना है नहीं, ठीक है ना? हम लोग उतना एनालिसिस करना नहीं है, बस खाली आपको बता दिए कि भाई यही बेस्ड है, इसी बेस से बाकी जितना भी फ्यूचर्स में फॉर्मूलाज या फिर इक्वेशंस हम लोग बनाएंगे इसी का हेल्प लेकर। और बिल्कुल यही वाला जो आई आप निकाल के हम सामने स्क्रीन पर रखे हुए हैं, बिल्कुल इसी बेस पर वो काम करता है, बट थोड़ा टेक्निकली अलग अलग हो जाता है। मतलब सर, व्हाट आर द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन? फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का इक्वेशन, फॉर्मूला नहीं, क्या बोलिए? इक्वेशन। इक्वेशन लगता है यहाँ पर ना। मतलब यही वाला फॉर्मूला है, कभी इसको निकालो, कभी ये निकालो, कभी वो निकालो। आज समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करके दिखाइए। एग्जाम्पल नंबर 1। y0, y0 मतलब आज। आज लोन लिए आप, लोन टेकन। y0 पे क्या लिए आप? y0 पे आप लोन टेकन। कितना रुपया सर? 100 रुपया लोन लिए, ठीक है। और आप y1 पर पेमेंट कर दिए, y1 पे क्या कर दिए? रीपेमेंट कर दिए। कितना रुपया सर? 110 रुपया पेमेंट कर दिए, ठीक है। कितना पेमेंट कर दिए? आप मेरे को बताइए, कैलकुलेट कॉस्ट। कितना कॉस्ट पड़ा? COC।
अब कैलकुलेट सीओसी निकालने के लिए क्या करेंगे पता है ना, ये जो एफ बी और पीवी का जो इक्वेशन है इसी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए करके बताइए जल्दी से। फॉर्मूला क्या यूज होगा भाई, एफ बी पी वी प्लस 1 प्लस आई टू द पावर एन। फॉर्मूला तो यही यूज होगा ना। फ्यूचर में वैल्यू कितना बन गया, 110। प्रेजेंट में कितना वैल्यू था, 100। 1 प्लस आई, आई तो निकालना है, तो आई तो दिया हुआ नहीं है। पावर में कितना ले, पावर में कितना ले, 1 ही लेंगे, 1 साल बाद ही तो हुआ, ठीक है ना। ये 100 यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस आई बच जाएगा अकेले, यहाँ बच जाएगा 1.10 है ना, इक्वल टू 1 प्लस आई, और आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.10, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि सीओसी जो आएगा वो आपका आएगा 10%। सीओसी कितना आएगा, 10%। समझ में आया क्या, सर बस ऐसे ही करना रहता है, हाँ और क्या, ये है ना, ऐसे ही तो करना रहता है। नहीं कर लिया क्लास पूरा, क्या चीज, ये चैप्टर पूरा हो चुका है आपका। हम्म, हार्ड, हार्ड क्या होता है, हार्ड होता है। यहाँ तक क्लियर है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 डालिए। y0, y0 में क्या किए आप, लोन लिए, लोन टेकन कितना, लोन टेकन 100 टका, और y7 में जाकर आप पेमेंट किए हैं, वो y7 में पेमेंट किए हैं कितना रुपया, 160, ठीक है। बताइए सीओसी कितना होगा, और बताइएगा तो परसेंटेज पर एनम में बताइएगा, है ना, क्योंकि सीओसी किस पे होता है, परसेंटेज के फॉर्म में होता है। बताइए बताइए बताइए। आपको हम बेस दे दिए, हम अभी सीओसी का क्वेश्चन चालू नहीं किए हैं, बेस के साथ खेल रहे हैं, याद रखिएगा। अभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस नहीं आता है, जो बेस आपको सिखाए हैं उसी से हम आपके माइंड में बेस डालना चाहते हैं बस। जल्दी जल्दी, फॉर्मूला आपको पता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई टू द पावर एन। फ्यूचर में वैल्यू जो बन गया वो 160 बन गया, प्रेजेंट में वैल्यू 100 टका था, 1 प्लस आई मेरे को नहीं पता, पावर में जाएगा कितना साल, 1, 7 साल। तो क्या आपको बार बार हम एक एक साथ खेले थे, तो ईयर नहीं लिखे हैं तो देखिए ना, y7 लिखे हैं ना, 1 प्लस आई टू द पावर 7, तो 1.60 का पावर डाल दीजिए 1/7 इक्वल टू 1 प्लस आई। याद आ रहा है कुछ कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने से कितना आया था, 0.069 माइनस 1 इक्वल टू आई, यानी कि 0.069 इक्वल टू आई, यही ना, और सी ओ सी इक्वल टू 6.9%, यही तो। सर एक बात समझ में नहीं आया,
क्या, यहां पर देखिए 110 रुपया लौटाए और पैसा उठाए कितना थे 100 रुपया, कुल मिलाकर एक्स्ट्रा पैसा कितना गया। अगर हम सब देखिए 100 रुपया पैसा उठाए थे और उसके ऊपर 10 रुपया एक्स्ट्रा पैसा दिए, 100 रुपया पैसा उठाए थे और उसके ऊपर एक्स्ट्रा कितना रुपया दिए 10 रुपया दिए, इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 10% आ जाता है और अपना आंसर भी यही आया था। एक साल में आप ज्यादा 10% ज्यादा दिए, तो ये जो 10% जो दिए कितना था, ये 10 रुपया जो दिए कितने साल में दिए, एक साल में दिए ना। तो समझ में आ रहा है कि ऐसे सालाना 10% का मेरा कॉस्ट बन रहा है, ठीक। बट यही केस अगर यहाँ अप्लाई करते हैं कि 160 रुपया हम दिए, 100 रुपया उठाए थे, कुल मिलाकर कितना रुपया दिए 60 रुपया दिए, कुल मिलाकर कितना दिए 60 रुपया दिए। बट सर 60 रुपया जो दिए हैं वो एक साल में थोड़ी ना दिए। हम बोले अच्छा कितने साल में दिए, तो आप बोल रहे हैं सर 7 साल में दिए, तो सालाना खर्चा कितना आ रहा है 8.57, सालाना खर्चा कितना आ रहा है 8.57। तो सर 8.57 मेरा साल का खर्चा हो रहा है आउट ऑफ कितना 100 रुपया, तो सर इसका खर्चा तो मेरा 8.57 का आसपास आना चाहिए, यानी कि मेरा परसेंटेज जो आना चाहिए खर्चा का यानी कि कॉस्ट का वो 8.57 आना चाहिए। बट हम लोग का तो आंसर कुछ और आ रहा है। हाँ आ रहा है बिकॉज आप ऐसा ही फॉलो कर रहे हैं, जो आप तरीका निकाल रहे हैं उसको लमसम बोलते हैं। आप समझे, नॉर्मल कैलकुलेशन हम निकाल कर भी बताएं, नॉर्मल इंसान ये करता कि भैया उससे पूछा जाए कि तुम 100 रुपया उठाए और 160 रुपया दे रहे हो, अकाउंटेंट लोग यही करता, तो तुम 60 रुपया जो दे रहे हो अगला 7 साल में दे रहे हो, तो सालाना तुम कितना रुपया दे रहे हो, सालाना कितना रुपया दे रहे हैं 8.57, समझ में आ रहा है। तो अगर हम उसको परसेंटेज के फॉर्म पे लेके जाए, आउट कितना पैसा उठा, परसेंटेज कैसे निकलेगा आउट ऑफ 100, मतलब कि जो पैसा इनिशियली उठाए थे उसके ऊपर परसेंटेज बनाने का कोशिश किए रहे तो कितना आंसर आएगा। बट इसका रियलिटी में देखिए कितना आंसर आ रहा है, बिकॉज ये कंपाउंडिंग का गेम था ना, कंपाउंडिंग का गेम था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका 100 रुपया 160 रुपया बन जाएगा, अगर 100 रुपया ही 160 रुपया बन जाएगा अगर जहां पर 6.9% रेट भी दे रहा है। तो कोई एक बैंक है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में 6.9 दे रहा है और एक बैंक है जो एसआई दे रहा है करीब करीब 8.57। आप प्रिफर करिए सीआई वाला को, क्योंकि सीआई वाला में पैसा आपका जल्दी ज्यादा बन जाएगा और एसआई में आपका रेट ज्यादा लगेगा। नहीं समझे, एसआई में रेट आपका क्या लगेगा ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि एसआई जो होता है वो 100 रुपया पे खाली चार्ज होता रहता है और सीआई पर क्या होता है बताइए, कंपाउंडिंग पैसा बनता है, इसलिए इसमें जो समय है वो थोड़ा सा कम लगेगा, या फिर ऐसा बोल दीजिए इंटरेस्ट जो है कम लगेगा। अगर वही समय चाहिए तो इंटरेस्ट कम ही इंटरेस्ट में उतना पैसा बन जाएगा, इसीलिए इसका ये एक्यूरेट आंसर है, ये आपका रॉन्ग आंसर है। तो लमसम नहीं कर सकते बिकॉज जो लमसम किए हैं वो एसआई पे किए हैं आप। समझ में आया। तो कुछ लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बट ऐसा कैलकुलेशन करना गलत है। एक टाइम आएगा जहां हम आपको बताएंगे कि ऐसा कैलकुलेट करके बताइए मेरे को, वो हम लोग यूज जानबूझ का करते हैं, कुछ हम लोग को करना होता है, तो आपको उस समय ये वाला लमसम करके बताना होगा। लमसम करने का तरीका समझ में आया कैसे किए हम, जितना पैसा एक्स्ट्रा दिए, जितना पैसा उठाए, कितना पैसा एक्स्ट्रा आप दिए, कितना एक साल में दिए क्या, नहीं नहीं सर यहाँ तो एक ही साल में दिए थे, तो यहाँ एक साल में दिए थे ना, यहाँ तो आप 7 साल में दिए थे, तो सालाना आपके एक्सपेंसेस कितना बना, परसेंटेज के फॉर्म में बताइए, 100 से डिवाइड मार दीजिए, 100 से मारा जाता है 160 से नहीं, जो पैसा उठाए हैं उतना से डिवाइड किया जाता है, तो आपका आ जाएगा 8.57। ऐसा ही था, इसीलिए रेट बढ़ाना पड़ा, टाइम कांस्टेंट था दोनों में। बट अगर सीआई रहता ना और जल्दी बन जाता, इसका प्रूफ यहाँ आंसर है आपका। समझ में आया। आइए देखिए, इतना आसान तो है नहीं मामला। कभी कभी क्वेश्चन आपको बोलता है कि भैया पेमेंट काहे तुम एक बार में ले रहे हो मेरे से, थोड़ा थोड़ा करके ले लो ना। पैसा उठाए आप 100 रुपया एक बार में, जब पेमेंट करने का बारी आया तो थोड़ा 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 करके पेमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर फिर टाइम वैल्यू का इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, फिर वो वाला मामला आ जाएगा कि भैया एक बार में थोड़ी कैश फ्लो जा रहा है, तो फिर उस केस में इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। अब तो आप सीखे थे पिछला क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा वाला जिसमें एक बार में पेमेंट हो रहा है, बट जब कैश फ्लो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फिर तो दिक्कत करता है। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन वो से ले लीजिए।
मतलब आपको हम वो वाला भी उस तरह का इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन नहीं सिखाए हैं, नहीं समझ में आ रहा है? आपको पिछला क्लास में जो इंटरेस्ट निकालना सिखाए थे ऐसा ही सिखाए हैं, मतलब एक बार में पेमेंट दे दे रहे हैं, बट टुकड़ों टुकड़ों में पेमेंट जब आप देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कैसे बनेगा अब वो सीखना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर समझ में आ रहा है आपको करना क्या है? थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है आप लोग का, समझ में आ रहा है? इसलिए आप पहले हम बता दिए, थोड़ा घर में पढ़ना चालू करिए। वो सीएमए का रिजल्ट देखने के बाद मेरे को बच्चन पांडे वाला एक डायलॉग याद आ गया। वो डायलॉग है ना नया नया मूवी का, एक तो भौकाल बनाए, भोजपुरी में बोलता है, भौकाल बनाए रहे खती, भय बनाए रखना जरूरी है। सब लोग इंटर पे इंटर फाइनल रिजल्ट निकाल रहा था, 30-30%, 40% रिजल्ट आ रहा था, एक ही बार में रिजल्ट देकर कितना डाउन किया। अब बच्चा लोग का नंबर भी दे रहा है तो 11, 15, समझ में आ रहा है? तो डायलॉग का शूट कर गया उसके ऊपर। तो अब लगा कि हाँ इंस्टीट्यूट थोड़ा सा इंसाफ कर रहा है। तो लोन टेकन बताइए कितना रुपया? 100 टका। यहां पर एक मलाई आपको दे रहे हैं, हो जाएगा तो फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट 5 टका। ठीक है, लोन कितना रुपया, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना, 5 रुपया। Y1 पर आप पेमेंट किए 20 टका, Y2 पर आप पेमेंट किए अगेन 20 टका, Y3 पर आप पेमेंट किए अगेन 20 टका, Y4 पर आप पेमेंट किए 120 टका। सर Y4 पे इतना पैसा क्यों बढ़ गया? अरे तो प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर दिए, मतलब कुल मिलाकर एक्स्ट्रा कितना टोटल कैश फ्लो चेक करिए तो कितना कैश फ्लो आप पेमेंट किए, टोटल कैश फ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना गया टोटल? 180 गया ना, 20, 20, 40, 80 और 100। और इनफ्लो कितना आया था? इनफ्लो कितना आया था? 100 रुपया। अरे 100 रुपया आया ना, और गया कितना रुपया? जो लोग सोच रहा है 100 रुपया आया, 100 रुपया नहीं आया, 5 रुपया तो आपका फ्लोटेशन कॉस्ट में लग गया। तो फाइनेंस वाले लोग सोचते हैं कि 100 रुपया आया नहीं, फाइनेंस वाला सोचते हैं कि 95 ही आया है, बिकॉज 5 रुपया तो आपका उसी समय इनिशियली लग गया ना। तो वो लोग सोचेंगे भैया कि हम मार्केट से 100 रुपया नहीं उठाए हैं, मार्केट से कितना उठाए हैं, 95 रुपया उठाए हैं, और पेमेंट कितना कर रहे हैं, 180 कर रहे हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट का मामला समझ में आ रहा है? क्या करना है आपको, पहले ही उसको पकड़कर माइनस कर देना है, यानी दुनिया को बोलना है कि देखो भाई मेरे को तुम 100 रुपया पैसा उठाया नहीं बोलेगा, तुम क्या बोलोगे, तुम लोग 95 पैसा उठाए हैं। आपको एफएम में फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ यही करना है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब समझ गए, बाकी कैश फ्लोस को कैसे डील करना है वो आगे देखते हैं। एक चार्ट बनाए आएंगे आप लोग पहले। Y0 पे कितना पैसा उठाए थे, Y1 पे पेमेंट किए, Y2 पे पेमेंट किए, Y3 पे पेमेंट किए, और फाइनली Y4 पर पेमेंट किए। Y1 पे कितना, Y0 पे कितना पैसा उठाए थे बताइए, 100 माइनस 5 यानी कि 95 पैसा उठाए। Y1 पे कितना पेमेंट हुआ, 20 पेमेंट हुआ। Y2 पे कितना पेमेंट हुआ, 20, इस पे भी 20, इस पे भी 20, 120, इस पे कितना, 120। देखिए भाई ये वही बात हो गया कि 95 इज योर प्रेजेंट वैल्यू, 95 इज योर, एंड 20, 20, 20 एंड 120 इज योर फ्यूचर्स वैल्यू, है ना। तो आप लोग को क्या करना होगा, ये बताना होगा कि जो फ्यूचर्स में वैल्यू है, फ्यूचर्स में जो वैल्यू है, इन लोग का प्रेजेंट में वैल्यू 95 आए, बट किस रेट से, नहीं समझ में आ रहा है? बराबर करना है फ्यूचर का वैल्यू और प्रेजेंट में, नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट में वैल्यू बताइए कितना रुपया, फ्यूचर में कुछ वैल्यूज आप पे करेंगे, तो जो फ्यूचर्स का वैल्यू है वो आज के वैल्यू के साथ बराबर हो जाए, तो सब खेला किसके ऊपर आ जाएगा, इंटरेस्ट पे। नहीं समझ में आ रहा है?
अरे भैया आज के दिन बोल रहा है फ्यूचर में 140, फ्यूचर में 160 रुपया, आज के दिन 100 रुपया। तो यहां पर दोनों हम बता दिए हैं आपको। तो ये फ्यूचर में, अच्छा चल ठीक है छोड़िए, हम पूछ रहे हैं कि 160 रुपया फ्यूचर वैल्यू बताइए, 160 रुपया, ठीक है ना। तो 10% के रेट से, कितना परसेंट के रेट से, आज के दिन वैल्यू कितना होगा। तो आपको हम दो चीज बताएं, फ्यूचर में वैल्यू बताएं और 10% के रेट से आज के दिन वैल्यू बताओ। नहीं समझ में आ रहा, रेट जरूरी है ना, रेट नहीं रहेगा तो आज के दिन वैल्यू कैसे मालूम चलेगा। और जो 10% के रेट से आज का जो वैल्यू आएगा, 15% के रेट से अलग आएगा, 20% के रेट से अलग आएगा, 5% के रेट से अलग आएगा, 50% के रेट से अलग आएगा। नहीं समझ में आ रहा है। तो जरूरी थोड़ी है कि जो प्रेजेंट वैल्यू आए वो हमेशा सेम ही आएगा, रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रेट इसको गेम प्ले चेंज कर रहा है, रेट क्या करेगा, इसको बार बार बदलता रह जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू जो आएगा वो बदल जाएगा, डिपेंड्स अपॉन। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 160 रुपया 100 रुपया हो सकता है आज के दिन, पर किसके ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा रेट लगा दे, एक्यूरेट रेट लगा दे तो ये 160 रुपया भी क्या बन सकता है। तो हमको पता करना पड़ेगा किस रेट से 160 रुपया फ्यूचर्स का आज के दिन 100 रुपया होगा, किस रेट से, किस रेट से। बस तो यही चीज तो हम यहां भी बोल रहे थे कि किस रेट से आपका फ्यूचर्स का वैल्यू, वो भी एक बार का नहीं ना है, बार बार बन रहा है। एक बार रहता तो ऊपर वाला सम सेम हो जाता। तो किस रेट से फ्यूचर्स का वैल्यू आज के दिन 95 होगा, किस रेट से, किस, यानी रेट ही यहां पर पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है। और रेट ही तो अपना सीओसी है, तो रेट पता कर लो, सीओसी आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, आज के दिन 95 रुपया फ्यूचर्स का वैल्यू बराबर करना है आपको, इक्विवेलेंट करना है किस रेट से, तो वो आई पता करना है। बट यहाँ पर सिंपल वो वाला तरीका से नहीं निकाल सकते हैं आप, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज है। तो इसको आप कैसे करेंगे वो याद करिए, इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो फिर आप क्या करेंगे, आप पता है ना, 20/1 प्लस टू द आर का पावर 1, याद आ रहा है क्या, 21 प्लस आर टू द पावर 2, 21 प्लस आर टू द पावर 3, और फिर लास्ट में आता है 120। यही तो करते थे, यही तो करते थे। तो इसमें से 95 अगर हम समझिएगा, 95 को रहने दीजिए, अगर हम लोग इसमें से 20 अगर साइड कर दें, 20 क्या कर दें, सबको हटा दे, तो देखिए क्या आएगा। हालांकि हम कॉमन नहीं ले सकते हैं 20, बिकॉज 20 कॉमन इसलिए नहीं सकते कि यहाँ भी 20 है, यहाँ 20 है, वहां 20, बट यहाँ तो 120 है ना, तो कॉमन नहीं ले सकते। इसलिए हम बार बार मेरे को ये लिखना पड़ेगा कि 21 प्लस आर टू द पावर 1 प्लस 20 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 2, उस तरीका से 20 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 3, और लास्ट वाला 120 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आपका ये आर टू द पावर 4। ठीक है ना। तो इसको देख के कुछ कुछ आपको याद आ रहा है क्या, ईयर 1 2 3 4, कैश फ्लो याद आ रहा है क्या, 20 20 20, बट यहां पर 120, बट सर यहां पर ये आर ही तो नहीं पता। क्या नहीं पता, आर ही तो नहीं पता। अगर आर पता रहता ना तो सॉल्व करके ये वाला वैल्यू आप लोग निकाल देते थे, ये वाला वैल्यू निकालते थे, याद करिए, ये करते थे, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखते थे, है ना, और फिर यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालकर सबको ऐड करके आंसर बता देते थे कि ये रहा प्रेजेंट वैल्यू। बट इस बार गेम उल्टा है, इस बार गेम उल्टा है भाई साहब, इस बार गेम उल्टा है। यहाँ पर आपको 95 पहले ही बता दिया है, यहाँ पर बता दिया आपको 95 होगा, यानी यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये यहाँ क्या आएगा, ये यहाँ क्या आएगा, आपको दिमाग लगाना होगा। और ये यहाँ क्या आएगा वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, और ये तो हमको खुद ही नहीं पता। अरे समझ में आ रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या है। उपाय तो हम बताएंगे, क्वेश्चन समझना जरूरी है। एफएम में क्वेश्चन समझिए, सॉल्यूशन कभी मत समझिए, सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से मालूम चल जाएगा। एफएम में दिक्कत क्या है आपको समझना क्या है, क्वेश्चन समझना है। एफएम में यह याद रखिएगा, मेरा अपना ट्रिक यही है, क्वेश्चन समझो, सॉल्यूशन तो तुमको कहीं से मिल जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया समझने की कोशिश करो, हम कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन समझाने में आपको। तो क्या समझ में आया यहां पर कि पहले ये पता रहता था
तो हम लोग क्या करते थे, डिस्काउंटिंग आई पता रहता था, डिस्काउंटिंग निकालकर आंसर निकाल देते थे। बट अब की बार हमको 95 पता है और हमको क्या करना है, डिस्काउंटिंग किस रेट से होगा वही निकालना है। ये तो झमेला हो गया। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, इसके लिए ऑप्शन है ट्रायल एंड एरर विथ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन निकालना तो सिखाए थे आपको हम, है ना, याद आ रहा है, डिफरेंस फैक्टर। बट उससे पहले आपको ट्राई एरर मारना होगा। इंटरपोलेशन निकालने के लिए याद करिए, देखिए यहां पर क्या होता था, दो रेट होता था, याद करिए दो रेट। तो हम लोग को अपना अंदाज मारना होगा यहां पर कि वो कितना रेट होगा। समझ में आया? यहां पर जो आर है ना, आर, उसको अपना अंदाज मारिए। वो अंदाज के बेसिस पर हम लोग इंटरपोलेशन लगाएंगे और इंटरपोलेशन से इसको सॉल्व करेंगे। कोई और रास्ता ही नहीं है इसको सॉल्व करने का। इस तरह का समझ को, जब डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज हो जाता है तो हमको सॉल्व करने का यही रास्ता है। नहीं सर, आप तो खाली ये वाला मल्टीप्लाई करके ऐड करके बता देते थे, तो उसमें आई होता था। इस बार फंस गए, इस बार हमको क्या निकालना है, आई ही निकालना है। और आई हम अंदाज मार सकते हैं और कोई ऑप्शन, कोई फॉर्मूला फिलहाल तो नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, अंदाज मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अंदाज मारने के लिए आपको एक चीज सिखाए थे यहां पर दोनों क्वेश्चन में, कि बताओ आपका सालाना आपको कितना लगता है कि आपका कॉस्ट होना चाहिए। याद है, सिखाए थे ना कुछ देर पहले। अरे सालाना आपको कितना लगता है कॉस्ट होना चाहिए, वो आप निकाल कर बताएंगे। ठीक है, चलिए निकालिए खुद से। निकला, निकाल लिए? सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वो ट्रायल एरर मारना होगा, ठीक है ना। क्या करना होगा सबसे पहले, ट्रायल एरर। तो ट्रायल एरर कैसे मारते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन सेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कॉमन सेंस। जो कुछ देर पहले कॉमन सेंस आम आदमी जो करता था। बताइए आपका आउटफ्लो कितना हुआ, टोटल कैश का आउटफ्लो बताइए कितना हुआ। 180 हुआ। ओके, दूसरा में टोटल कैश इनफ्लो कितना हुआ, 95। ठीक, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितना गया, एक्स्ट्रा आउटफ्लो कैसे निकला, कितना है, 85। क्या आप मेरे को ये पर एनम में कन्वर्ट करके बता सकते हैं, एक्स्ट्रा पर एनम, पर एनम 85 डिवाइड बाई कितना साल से, 4 साल में तो ये एक्स्ट्रा गया ना, कितना आएगा 21.25, है ना। क्या एक्स्ट्रा को परसेंटेज के फॉर्म में बता सकते हैं, परसेंटेज एक्स्ट्रा पर एनम बताइए। हाँ, 21.25 डिवाइड बाई 95 इंटू 100 कितना आएगा, 22.36। 20 कितना बताएं, 22। ठीक है, तो ये 22.36 क्या लगता है, यही रेट होगा क्या आपका? नहीं, आपको याद आ रहा है ना, कंपाउंडिंग में पैसा जो होता है वो थोड़ा सा कम जल्दी बन जाता है, यानी कि कम रेट में बन जाता है। और यहाँ पर जो रेट है वो थोड़ा सा कॉमन सेंस के ऊपर है, ठीक है ना। तो कभी और नज़दीक पहुंचने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, एसआई को में से जो आंसर आया, जो इस रेट से आंसर आया है, इसको थोड़ा सा और अप्रॉक्स बनाने के लिए हम लोग 1 पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है ना सर, नहीं समझ में आया। सीआई में पैसा जल्दी बनता है कि एसआई में, तो सीआई का रेट कम होगा। नहीं समझ में आ रहा है, टाइम अगर दोनों कांस्टेंट कर दो तो फिर क्या करना पड़ेगा,
रेट कम करना होगा, तो रेट कम हो जाता है, और एसआई में रेट, समझ में आ रहा है ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए ऐसा किया जाता है। खैर छोड़िए, वो बाद में जब आएगा बता देंगे। आप कल पहले इतना समझे कि 22.36 जो आया ये तो आंसर नहीं आएगा, तो जानते हैं क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इंटरपोलेशन लेंगे। हम लोग अपना मन से दो डेटा यूज करेंगे, रेंज बनाएंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। वो कहीं ना कहीं 22.36 जो होगा ना कहीं आसपास होगा। किसका आसपास होगा? 22.36 पर आसपास वो इंटरेस्ट होगा आपका। बट एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, पर उसका लमसम तो पहुंच गए ना। अरे वो 6 था तो ये 8 था, याद आ रहा है क्या? तू भी तो इसी का आसपास होगा, तो हम लोग एक रेंज लगाएंगे, रेंज लगा के उसको पकड़ने का कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग दो रेट यूज करेंगे। बताइए वो दो रेट यूज क्या करें? हमेशा 10% का डिफरेंस से ज्यादा ना ले। तो एक रख दे 20 पर, तो दूसरा क्या रखे 30 पर। बेटर रहेगा कि नियरेस्ट आप रेट मारेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो मेरे को लगता है कि 20 और 26 पे कि 30 पर रखेंगे। एक तो 20 पे डालिए, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। कैसे समझ में आएगा आपको हम बताते हैं, चलिए। तो पहला हम लोग रेट क्या लेंगे, इसको देखकर क्या समझ में आया कि 20 और 30 के बीच में आंसर आएगा हम लोग। तो पहले हम 20 माने, 30 देखते हैं कितना लिया जाएगा, बट 20 तो आप समझ ही ले पहले। तब अब हम क्या करेंगे पता है, यहां तक छोड़ दिए थे हम लोग ये। तो इसके बाद आपको क्या बताए थे, आपको ईयर वाला चार्ट बनाने के लिए, याद आ रहा है ना। तो फिर कॉमन सेंस हम सिखा दिए, हालांकि कॉमन सेंस पहले बनेगा, फिर आप ईयर वाला चार्ट बनाएंगे। चलिए बताइए, ईयर बताइए, 1 2 3 एंड 4, है ना। बताइए कैश फ्लो बताइए। 20 টাকা, 20 টাকা, 20 টাকা, 120। सबसे पहले रेट क्या लेंगे? 20% रेट लेंगे। हाँ, चलिए 20% रेट से आप डिस्काउंटिंग करिए। सर यहाँ पर एन्युटी भी तो कर सकते हैं, देखिए सब कैश फ्लो सेम है, कहाँ सेम है? तो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, 1 से 3 तक 20 और फिर चार चार वाला के लिए अलग। हाँ ऐसे कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? 1 से 3 तक 20। इतना कॉम्प्लेक्स चीज सीख रहे हैं, काहे उसी में एन्युटी दिमाग लगा रहे हैं अभी? अभी कॉम्प्लेक्स ही सीख रहे हैं ना, तो रहने दीजिए ना। अगर पहले वो चीज सीखिए, पहले सीख जाएंगे तो अच्छा से फिर लगा दीजिएगा 1 से 3 तक का एन्युटी 4 पर 120। तो आप डिस्काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना। डिस्काउंटिंग करके बताइए मेरे को कितना कितना आ रहा है। तो कितना देर लगता है, बोलते रहिए। पहला वाला कितना आया? 0.833, देन 694, 0.578, देन 482। इसका प्रेजेंट वैल्यू बताइएगा। सब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा? वैसे ही जैसे आप सीखे हैं, 20 × 0.833 एम प्लस 20 × 0.694 एम प्लस 20 × 0.578 एम प्लस 120 × 0.482 एम प्लस कितना आया? पहले हम तो लिखे ही नहीं सब। पहला वाला कितना आया था? 66। हम्म 9.9, लास्ट वाला 9 थोड़ी आ रहा है। क्या लगता है 95 आया? हमको कितना चाहिए था? अरे हम लोग को ये पता है ना, ये वाला तो 95 आना चाहिए था ना। जिस रेट से लगाए हम लोग उस रेट से 95 तो नहीं आया, यानी कि 20% रेट जो आंसर है वो गलत है। तो हम लोग तो पहले ही पता था 20 आंसर नहीं आएगा। हम लोग तो जाल बिछा रहे हैं। लेकिन समुद्र, कभी नदी में जाल बिछाते हुए देखे हैं? एक इस तरफ से फेंकता है, एक इस तरफ से फेंकता है। तो इस तरफ से फेंकता है, जरूरी है कि पकड़ा जाएगा?
जा पकड़ा नहीं गया, अरे तो कहाँ पकड़ा जाएगा, पकड़ गया तो अच्छा बात है, फिर इधर से भी फेंको। अब दोनों फेंक देंगे तो इसी बीच में तो कोई मछली होगा, उससे जो मछली बीच में होगा तो पकड़ा जाएगा। खैर अभी तक तो आया नहीं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, कितना रेंज पर जाल फेंचे फेंके वो आपको तय करना होगा। तो सबसे पहले देखिए 20% से हम रेट से डिस्काउंटिंग किए तो हम लोग कहाँ पहुंच गए 99 तक, यानी कि हम लोग को और नीचे जाना है, क्या करना है वैल्यू को और डिक्रीज करना है, मतलब हमको 95 लाना है ना। तो जितना ज्यादा रेट आप बढ़ाएंगे उतना जल्दी प्रेजेंट वैल्यू अचीव होगा, जितना ज्यादा रेट आप बढ़ाएंगे। क्यों सर, बताते हैं। 95 रुपया फ्यूचर का वैल्यू बनने वाला है, तो जितना ज्यादा पैसा का रेट बढ़ाएंगे उतना जल्दी 95 फ्यूचर का वैल्यू बन जाएगा। तो उल्टा सोचिए कि फ्यूचर का वैल्यू को 95 बनाना है, तो जितना ज्यादा रेट बढ़ाएंगे अपना तभी तो 95 अचीव होगा। तो इनवर्स काम करता है यहां पर, याद रखिएगा। यानी कि 99 है, आपको 95 चाहिए ना, तो रेट बढ़ाएंगे। अगर आप मान लीजिए ऐसा हो गया जाल बिछाए और ओवर आ गया, तो आपको क्या करना है, कम आ गया, क्या आ गया, कम आ गया, आपको ज्यादा लाना है, क्या लाना है, ज्यादा पहुंचना है। प्रेजेंट वैल्यू आपका दूर है, वहां तक पहुंचने के लिए रेट को डाउन करेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप। प्रेजेंट वैल्यू और डाउन में जाना है आपको तो रेट बढ़ाइए, प्रेजेंट वैल्यू को ऊपर जाना है रेट कम करिए। यहां पर आपको 95 जाना है, नीचे जाना है तो रेट को क्या करेंगे, अप करेंगे। कितना अप करें, क्या लगता है कितना अप करें, 25% हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर मारना पड़ेगा। करिए 25, मेरे को क्या है, करते रहिएगा। हाँ यही पढ़ाई यही है भाई साहब, ये यही पढ़ाई ही है, इसमें कोई ये नहीं है। मारिए रेट, कितना मारिएगा फिर, मतलब जानते हैं क्या करना है। अब की बार जो रेट आए, आपका पास जो आंसर आए 95 नहीं भी आए तो 95 से नीचे जाना है आपको। आप समझ नहीं रहे, 95 से ऊपर रहा ना तो फिर काम नहीं बनेगा, अरे समझ ही नहीं रहे। मछली यहां पर है तो एक जाल यहां फेंके तो एक जाल को तो मछली का इस साइड फेंकना पड़ेगा ना, इसी साइड फेंकेंगे तो मछली भाग जाएगा यहां से। समझ ही नहीं रहे हैं तो आपको उधर साइड फेंकना होगा, यानी कि 95 से नीचे कम से कम आना है। 94 से नीचे आ जाए, 95 भी आ जाए तो चलेगा, तो आंसर ही खत्म हो गया, आगे प्रोसेस कुछ नहीं लगाना है। पर 94 नीचे डाउन होना चाहिए। अगर मान लीजिए सर 96 आया तो फिर अगेन आप पीछे फेंक दिए हैं जाल, फिर अगेन जाल फेंकिए। समझ में आ रहा है प्रोसेस, ये क्या है प्रोसेस। हम जब पढ़ते थे अपने टाइम पर तो ये सब करने में बहुत मजा आता था मेरे को, आप लोगों को पता नहीं। चलिए 25 से डिस्काउंटिंग करवाइए। 25 से डिस्काउंटिंग कराइए, 1/1.25% डिस्काउंटिंग कराने आता है ना, कितना आया 0.8। अगेन वाह ये तो आराम से आ जा रहा है 0.512, 0.4096। चलिए प्रेजेंट वैल्यू बता दीजिए इसका। भगवान से हाथ जोड़ के दुआ भी करिए सर 95 ही आ जाए, खिलाई खत्म हो जाए एक बार में। अच्छा किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से 120 से करेंगे है ना, ढूंढने मतलब यही किसी कैश फ्लो से मल्टीप्लाई होगा। बोलिए तीसरा, तीसरा वाला वाला ये कितना आया, ज्यादा दूर फेंक दिए क्या आप, दम ज्यादा लगा दिए आप, पारी हो गया है, बीच में फंसा हुआ है। हैं मैं समझ में आया क्या हुआ, बस मतलब पकड़ा तो नहीं गया, बट ठीक है इसी बीच में कहीं ना कहीं 95 बिलोंग करता है। तो आप किसको बुलाएंगे, अब इंटरपोलेशन याद है, इंटरपोलेशन सिखाए थे, दो रेट है 95 फाइंड करना है, धड़ाधड़ निकाल कर आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत झमेला है सर। हाँ तो झमेला तो है,
चलिए लिखिए, सॉल्विंग बाय इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन निकालने के लिए आप पूरा बेस बना चुके हैं। एक रेट बताइए कितना? 20%। एक रेट बताइए कितना? 25%। इसका फैक्टर बता दीजिए कितना है? इसका फैक्टर आ रहा है 99.94 और इसका फैक्टर आ रहा है 88 पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको कौन सा फैक्टर लाना है? हमको 95 फैक्टर चाहिए, तो उसके लिए कितना रेट होगा वो मेरे को पता करना है। यही तो क्वेश्चन है हम लोग का ना। इससे ये तो समझ में आ रहा है कि हमको कितना फैक्टर चाहिए। ना 99 चाहिए ना 98 चाहिए, हमको चाहिए क्या? 95। तो मेरे को क्या बताओ? रेट बता दो। तो उसके लिए तरीका क्या था? इसको फैक्टर ना लिख के आप प्रेजेंट वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले यहां पर कर लीजिए, डिफरेंस इन प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू में डिफरेंस आप होल डिफरेंस करेंगे, है ना? तो होल डिफरेंस कैसे निकलेगा? 99.94 माइनस 88.192, है ना? और यहां पे लिखेंगे डिफरेंस इन रेट। डिफरेंस इन रेट। रेट के लिए क्या करेंगे आप? 25 में से 20 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5%, है ना? और ये कितना आया था? 11.48। देखिए अब हमको जाना कहाँ है? एक्चुअली 95 पे जाना है ना, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना होता है? अब देख लीजिए अगेन, कितना होता है? 99.94 माइनस 95 कितना आएगा? तो समझ में आ गया कि देखिए भाई, मेरे को दिमाग में ये एक क्वेश्चन आया कि अच्छा जो है 5% के लिए कितना का प्रेजेंट वैल्यू लगता है? 11.748 का डिफरेंस लगता है। 5 का डिफरेंस प्रेजेंट वैल्यू के लिए, ओके, रेट के लिए तो 11.748 का प्रेजेंट वैल्यू लगता है ना? तो मेरे को कितना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू का? 4.94 के लिए और कितना लगेगा? ठीक है ना? तो आंसर कितना आया? 2.102% लगेगा ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का रेट कितना आएगा? 20% तो लगेगा ही लगेगा कम से कम, प्लस अचीव कर लिए 0.102, यानी कि आंसर आ जाएगा 22,102 इज योर COC। ये रहा आपका आंसर, यानी कि इंटरपोलेशन लगाना तो सीख गए आप। समझ में आया क्या कैसे सॉल्व हुआ ये? पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया ना क्या हुआ? यहाँ पर आई गायब था, और जो टाइम वैल्यू में करते थे वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता था। घर में प्रैक्टिस हुआ था टाइम वैल्यू? ले लेटेस्ट। यहाँ तक क्लियर है? छोड़िए, आज मूड नहीं है। तो फिर आपको हम लास्ट टाइम एक ही बात बोल रहे हैं कि ले दे के समरी क्या निकल के आ रहा है? अभी तक समरी यही निकल कर आया जो भी हम लोग क्वेश्चंस किए, कि जो भी आप अमाउंट टेकन किए हैं या लोन जो भी लिए हैं, या फिर ऐसे बोल लीजिए जो भी आपका इनफ्लो हुआ है, क्या चीज का? कैश का इनफ्लो जो हुआ है उसको अब इक्विवेलेंट करना होता है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। मतलब फ्यूचर में जो कैश फ्लोज है उसका प्रेजेंट वैल्यू जो अमाउंट लोन लिए हैं वो दोनों के बराबर होना चाहिए, बट किस रेट के साथ? जिस रेट के साथ वही अपना इंटरेस्ट आंसर है, यानी किस रेट के साथ? एट द रेट ऑफ COC। नहीं समझ में आ रहा है? तो आपका बात बन जाएगा, यानी वो इक्विवेलेंट कर दिए COC के साथ, तो COC इज योर आंसर। नहीं समझ में आ रहा है? तो पूरा ले देके आपको यही सिखाया गया अभी तक। तो ये समरी था इस चैप्टर का। एक्चुअली क्या होता है ना, ये फाइनेंस वाला जो चैप्टर होता है, पहला 2 चैप्टर लोगों को बनता नहीं है।
और लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल से शुरुआत कर देते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टाइम वैल्यू से इंटरलिंक है। अब टाइम वैल्यू नहीं किए रहते तो ये चैप्टर सोचिए कि कितना ज़्यादा आपको क्या लगता, दिक्कत आता। आज जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्टिंग का चैप्टर है, आप कैजुअलिटी फॉलो करते हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो गया, टाइम वैल्यू भी गया और इसके साथ साथ कैपिटल बजटिंग भी गया। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल गया तो कैपिटल बजटिंग भी गया। कैपिटल बजटिंग तभी समझ में आएगा जब आपको अच्छा तरीका से क्या आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अच्छा से आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर का कहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ रोल है, समझ में आ रहा है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल तब समझ में आएगा जब तो 4 चैप्टर एफएम का इंटरलिंक है, टाइम वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल बजटिंग, सब सीसीसी वाला चैप्टर है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए पहला पड़ाव पार कर दिए हैं। अगर ये सब समझ में आ गया होगा तो आप अब आपका जीवन में क्या आने वाला है, मौज। पॉइंट नंबर 6 डालिए। कभी कभी आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछता है, बताओ कितने कॉस्ट ऑफ कैपिटल होते हैं। ठीक है, तो क्या बोलिएगा, गारंटी है आप पता क्या बोलिएगा, ओनर फंड, बोरोड फंड। ओनर फंड बोरोड फंड क्या था, सीओसी था, कैपिटल का सोर्स था, टाइप थोड़ी था, समझ में आ रहा है। सोर्स था तो 2 तरह का होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट सीओसी और दूसरा क्या होता है, इम्प्लिसिट सीओसी। ठीक है ना, एक होता है एक्सप्लिसिट, दूसरा क्या होता है, इम्प्लिसिट। सर ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट होता क्या है, वही टू बी पेड अंडर एन एक्सप्रेस्ड या फिर इम्प्लाइड एग्रीमेंट। सर ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट क्या होता है। एक्सप्रेस मतलब जानते हैं क्या होता है, इस एग्जांपल के तौर पे हम लोन लेंगे, किससे लोन लेंगे, डिवेंचर से। तो डिवेंचर से लोन लेंगे तो क्या डिवेंचर को मेरे को इंटरेस्ट पे करना होगा, हाँ कितना परसेंट। सर वो तो हमको कहाँ से बताओ, तो डिवेंचर तय करेगा, डिवेंचर होल्डर उसको तय करेंगे। हाँ तो जो एग्रीमेंट आपका होगा ना उसके बीच में, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ठीक है ना। बट समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग एग्रीमेंट नहीं करते और फिर भी मेरे को कुछ अमाउंट पे करना होता है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते अच्छा एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं, पहले क्यों नहीं बोले पेमेंट करने का। तो समझ में आया एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है और इम्प्लाइड एग्रीमेंट क्या होता है, ये बात तो समझ में आया। यानी एक्सप्रेसली बोलो, यानी लिख के दे कोई या बिना बोले जो भी आप क्या पे कर रहे हैं, कॉस्ट पे कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो एक्चुअली मेरे को पे करना है, जो बातचीत हुआ हो चाहे नहीं भी हुआ हो, जो मेरे को पे करना है, एक्चुअली जो मेरे को पे करना है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। समझ में आ रहा है ना। यानी कि जो आप मेरे को पेमेंट करेंगे दैट इज द, या फिर हम बोल दे या बाय डिफॉल्ट है, ठीक है ना, कि जो पेमेंट करना है मान लीजिए बाय डिफॉल्ट है कि मार्केट के हिसाब से जितना बनता है दे दीजिएगा, एग्जांपल है। तो जो भी आपको पे करना है उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सप्लिसिट। क्योंकि एक्सप्लिसिट वाला जो होता है वो ऑलरेडी वो क्या होता है, पे किया जाता है। एक्चुअली टू बी पेड, टू बी पेड होता है, ये ही पे करना होता है। बट इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट डिपेंड अपॉन अपॉर्चुनिटी। इट इज determined on the basis of opportunity available। ठीक है, it is determined on the basis of opportunity available। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितना रुपया, 16% है ना। प्रोजेक्ट ए से आपका रिटर्न आ रहा है कितना,
18%। तो मेरे को बताइए कि आपका प्रोजेक्ट बी में कितना रिटर्न आप उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपका आंसर आएगा हायर ऑफ प्रोजेक्ट ए का रिटर्न, हायर ऑफ प्रोजेक्ट इज रिटर्न, है ना, एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बताइए आंसर। दैट इज 18%। प्रोजेक्ट बी का रिटर्न बताइए। तो यानी प्रोजेक्ट बी का जो रिटर्न आएगा वो कितना आएगा, 18% आएगा। आएगा ना, नहीं आएगा। दिस 18% इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आया क्या? दिस इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। मतलब जो कम से कम देना है आपको, खर्चा लगना है। क्लियर है? तो बेसिक बातें इस चैप्टर के बारे में आपको बता दिया गया। ठीक है, ये चीज आपको समझा दिया गया, बेसिक बातें। अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर चालू करते हैं। अब तक क्या हो रहा था, आइए चैप्टर चालू करते हैं। हैशटैग कितना जा रहा है, डाल दीजिए। स्कोप ऑफ लर्निंग। सर कितना क्लास लगता है इस खत्म होने में? तो सबसे पहला डाल दीजिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है चैप्टर में। तो सबसे पहला चीज क्या पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ डेट। मतलब याद है ना कैपिटल, तो सबसे पहले इसका कैपिटल में सबसे पहला डेट भी होता है, प्रेफरेंस भी होता है, पढ़ाए थे ना। डेट, प्रेफरेंस, टर्म लोन, फिर से आपका ये इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटर्न अर्निंग, सब तो होता है ना। तो सबसे पहले किसको पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ डेट, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ना, वहां पर क्या बोलेंगे, केपी। फिर तीसरा आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल क्या बोलेंगे बताइए, के ई। फिर आता है कॉस्ट ऑफ, बोलिए क्या, रिटेंड अर्निंग, इसको क्या बोलते हैं, के आर। और अंतिम आता है ओवरऑल कॉस्ट, यानी सब कुछ का मिक्सन। ऐसे लिखें, ओवरऑल मिक्सन, जिसको बोलते हैं हम लोग, बोलिए बोलिए, KO, WACC, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, या फिर KO। ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे थे, क्या चीज एक्सप्रेस होता है और क्या होता है, इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है। तो ऑब्लिगेशन भी आप समझिएगा, वही एग्रीमेंट होता है, ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है बताइए, एक एक्सप्रेस होता है और एक, और आपको बताए थे डिवेंचर वेंचर का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट आता है, डिवेंचर को जो पे करना होता है वो एक्सप्रेस्ड होता है, डिवेंचर को जो भी पे करना होता है। पर कभी भी जो हम लोग पे करते हैं इक्विटी को, वो एक्सप्रेस्ड नहीं होता, वो इम्प्लाइड है। क्या है वो, इम्प्लाइड है। पे करना के लिए इक्विटी आपसे पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो इम्प्लाइड है। फिर भी आप लिख ले इस चीज को डालकर, #8 लेवल ऑफ ऑब्लिगेशन। फॉर COC, एक आपका एक्सप्रेस्ड, दूसरा क्या होता है, इम्प्लाइड। एक होगा एक्सप्रेस, दूसरा क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में क्या होता है बताइए, एग्रीमेंट होता है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट।
और इम्प्लाइड में बताइए क्या होता है? कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है।